आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कह सकते हैं की रूपरेखा 2022 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अध्ययन करेंगे, अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या एनसीएफ कह सकते हैं। रही बात पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की, तो पाठ्यचर्या का आशय ही ऐसा है या ऐसी योजना से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति और समाज दोनों के लिए शैक्षिक लक्ष्यों की व्याख्या करते हुए उनके उन मानवीय मूल्यों को विकसित करने की बात करते हैं जिसमें बच्चों को विद्यालय में किस प्रकार से अधिगमित किया जाए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की बात अगर लिया जाए तो अब ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। किस प्रणाली पर आधारित है? ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। आज की शिक्षा प्रणाली ज्ञान मंदिर के स्थान पर अज्ञान का उसका केंद्र बन गया है और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय एक स्थान बनता जा रहा है जहां पर बालक अध्ययन के साथ साथ सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र बिंदु बनता चला जा रहा है, क्योंकि जब वह प्रतियोगिता से ओतप्रोत होकर के शिक्षा ग्रहण करता है तो मशीन की भांति यहां पर तैयार किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थियों के मानसिक या उसकी स्वयं की समझ उसका निर्णय, उसकी क्षमता, उसकी आकांक्षा को विकसित किया जाना चाहिए। तो वर्तमान में सिर्फ पाठ्यचर्या का बोझ जो है छात्रों पर अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा होना इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था या वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य और उसकी क्षमता या उसकी गुणवत्ता, जो भी कहें, शिक्षा के उद्देश्य और उसकी गुणवत्ता में गहरी विविधता आ चुकी है। कुछ ही समस्याओं का विश्लेषण करते हुए 90 के दशक में कुछ ऐसी शिक्षा का शुरुआत किया गया जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रोफेसर एस्काल की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति हुई और इस समिति की रिपोर्ट में यह बात आई कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा बिना बोझ की होगी तभी बालकों की मानसिक समझ अपने आप विकसित होगी, स्वयं की समझ आगे अग्रसित होगी। इस समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें और परीक्षा प्रणाली में कुछ नए परिवर्तन होने चाहिए और अध्यापन कार्य को बच्चे के रचनात्मक गुणवत्ता के सदुपयोग के माध्यम से बनाया जाए, क्योंकि यह रिपोर्ट यह बताती है कि वर्तमान स्कूली पाठ्यचर्या की परीक्षा व्यवस्था मात्र रटने पर बल दे रही है। इस प्रकार की यांत्रिक तरीके की परख की जाने की बात बताई गई, क्योंकि यह बच्चों में जो कुछ सीखने की प्रक्रिया होती है उसको छीन लेती है।
रटने की प्रवृत्ति बच्चे को रटने की प्रक्रिया को अपने आप ऐसे माहौल में प्रकट कर देती है कि वह रटने पर ही रह जाता है, उसकी समझ विकसित नहीं हो पा सकती है, उसकी स्वतंत्रता छिप जाती है। तो बच्चे का जो सुख चैन छीन लेती है तथा स्कूली जानकारी के प्रतिदिन के अनुभव की बात की जाए तो उससे वह अलग कर देता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा परिषद का गठन किया। इस जो कमेटी का गठन किया उसमें एक पत्र जो सौंपा गया प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो बनी कमेटी थी 1993 की शिक्षा बिना बोझ की शिक्षा की विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की गई, क्योंकि इसी निर्णय में प्रोफेसर यशपाल ने इस राष्ट्रीय संचालन समिति में 21 फोकस समूहों का गठन किया। लेकिन बात आई शिक्षा बिना बोझ की, तो बिना बोझ की शिक्षा के बढ़ते स्वरूप को देखा जाए तो उस समस्या का विश्लेषण करते हुए सुझावों को मद्दे नजर रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने पाठ्यक्रम में जो ये भी बातों की समीक्षा की तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का निर्णय लिया गया या वो जो रिपोर्ट तैयार की गई जिसे केंद्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया। अब बात आई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के उद्देश्यों और शिक्षा की गुणवत्ता में आई हुई कमियों को सुधार करने के लिए जो सिद्धांत बताए गए वो निम्नलिखित हैं। मुख्य रूप से 5 सिद्धांत बताए गए। पहला क्या बताया गया? ज्ञान को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना। पहला सिद्धांत था ज्ञान को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना, और दूसरा ये बताया गया कि शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, क्योंकि जब तक शिक्षा रटंत प्रणाली से मुक्त नहीं होगी तब तक बच्चे के सृजनात्मकता का विकास नहीं हो पाएगा। तीसरी बात बताया गया कि बच्चे की शिक्षा ऐसी हो जिससे उसका चतुर्थी विकास हो, चौमुखी विकास के अवसर भी प्रदान हो। चौथी बात या चौथा सिद्धांत यह बताया गया कि पाठ्यचर्या लचीला होना चाहिए, परीक्षा को लचीला होना चाहिए। पांचवें सिद्धांत में उसमें यह उल्लेखित है कि एक ऐसी पहचान का विकास करें जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी सम्मिलित हैं। ये 5 सिद्धांत बताए गए जो मुख्य हैं। अब बात आती है खास करके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के सिद्धांतों की, जो हम मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि इसके मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित बताए गए। अभी हम 5 मुख्य बताए हैं, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना को मजबूत करने के लिए, उसके ढांचे को मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वो निम्नलिखित बताए गए। अब नंबर 1 की बात आई तो पहला है मानवता का सिद्धांत। क्या है? मानवता का सिद्धांत। देखिए, मानवता के सिद्धांत के तहत अगर देखा जाए तो
स्तर पर बल्कि यह वैश्विक स्तर पर आता है। इसलिए भारतीय परंपरा मूल्यों पर आधारित है। इसलिए पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही ऐसे प्रकरणों को शामिल किया गया जो मानवता पर आधारित है। दूसरी बात आई एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में एकता के सिद्धांत को भी अपना लिया गया है, क्योंकि विभिन्न सभ्यताओं और विभिन्न संस्कृतियों को राष्ट्रीय एकता में जोड़ने से ही, एक ही सूत्र में विरोहित करने पर ही बच्चों के अंदर ऐसी क्षमताएं उत्पन्न होंगी कि उसमें लोगों के प्रति एकता का भाव जागृत हो पाएगा। फिर तीसरा नंबर है नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत देखिए, भारतीय संस्कृति नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, इसलिए नैतिक मूल्यों को आज भी उपयोगी माना जा रहा है, अर्थात उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक अभिभावक व शिक्षक अपने बच्चों के लिए वह चाहता है कि उनके अंदर नैतिकता का समावेश हो, और जब तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में नैतिक मूल्यों के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान इसलिए दिया गया कि अगर बच्चों के अंदर नैतिकता का अभाव है तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। संस्कृत संरक्षण का सिद्धांत। संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत। हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है विश्व की संस्कृतियों में महान है, यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके संरक्षण का विकास के निरंतर प्रयासों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मूल तत्व समानता, नैतिकता, सामाजिकता, आदर्शवादिता, समन्वयवादिता आज का पाठ्यक्रम में भली भांति स्थान लिया गया, क्योंकि जब तक सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण नहीं होगा तब तक हम अपने मानवीय मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ने में तत्पर नहीं हो पाएंगे। अगला है समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जब उसका निर्माण हो रहा था तो उसमें विभिन्न प्रकार के उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से समायोजन करने का विचार विमर्श जब होने लगा तो ये बात आई कि जब तक सभी संसाधनों का समायोजन नहीं किया जाएगा, अर्थात उसको एकता के सूत्र में पिरोया नहीं जाएगा, तब तक हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधूरी रह जाएगी। इसलिए उसमें समायोजन के सिद्धांत को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तीसरी बात है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत की बात अगर लिया जाए तो चाहे पाठ्यक्रम की बात हो, चाहे किसी वस्तु की प्रभावशीलता की बात अगर की जाए तो उसकी सफलता का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब उसको जानने वाला उसमें रुचिकर हो, क्योंकि उसका अनुकूल प्रभाव शिक्षक पर, छात्र पर, उसके समाज पर दृष्टिगोचर होता है। यह सब विदित है कि रुचि के अभाव में शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं हो सकती।
अगला है संतुलित विकास का सिद्धांत। संतुलित विकास का सिद्धांत समाज के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बना रहे, इस हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में संतुलित विकास के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। फिर आदर्शवादिता का सिद्धांत, आदर्शवादिता का सिद्धांत प्रत्येक मनुष्य को अपने आदर्शों पर चलना चाहिए, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या में आदर्शवादिता के सिद्धांत को अपनाते हुए यह महत्व प्रदान किया गया कि प्रत्येक बालक को आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके आदर्श के अनुकरणों पर बल नहीं दिया जाएगा तब तक ईश्वर की सत्ता क्या है, उसकी महत्ता क्या है, इस पर संतुलित रूप से बालक समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। इसलिए भौतिकता के साथ साथ आदर्शवादिता का भी जीवन में समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। अब लास्ट बात सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत शिक्षा के इस उभरते परिप्रेक्ष्य में अगर ध्यान दिया जाए तो समाज और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। पाठ्यक्रम में सामाजिक पहलू पर ध्यान देते हुए उस पर बच्चों का विशेष आकर्षण होना चाहिए और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 2005 में सभी तथ्यों एवं प्रकरणों का समावेश किया जाना चाहिए। अर्थात जो स्वस्थ एवं आदर्श समाज का निर्माण करता है वही अच्छा नागरिक कहलाता है। इस पाठ्यक्रम में सामाजिकता के सिद्धांत की बात अगर आती है तो उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब निष्कर्ष रूप में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में उन सभी सिद्धांतों को महत्व दिया गया जो उत्तम पाठ्यक्रम की संरचना में सहायक सिद्ध होते हैं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु एवं सामाजिक परिस्थितियों में समन्वय करने की जो प्रवृत्ति है छात्र के लिए सर्वांगीण मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये था आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और उसका सिद्धांत। अब आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। धन्यवाद।